अच्छा जी, आज हमने सेकंड केस करना है। सेकंड केस है इफ क्लाइंट डज नॉट प्रोवाइड टाइटल। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, ये आज हमारा केस है। फर्स्ट केस हमने कर लिया था, उसकी आउटलाइन जनरेट करना मैंने आपको बता दी थी। उमर शहजाद, मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगी। आपका जो क्वेश्चन था ना, अब मैंने लेक्चर स्टार्ट कर लिया, फिर मैं इसके एंड पे जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो आपको बता दूंगी। ओके, सो ये हमारा केस है। क्लाइंट हमें टाइटल प्रोवाइड नहीं करता, बट जाहिर बात है क्लाइंट को ये तो पता है ना किस चीज पे लिखवाना है, वो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको देगा। आपने अब क्लाइंट से क्या पूछना है। मुआज ने भी उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि अगर क्लाइंट हमें टाइटल नहीं देता तो हमने क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट पूछनी है। आपने क्लाइंट से कहना है कि मुझे अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन बताओ। अगर कोई क्लाइंट एसईओ की सर्विसेज देता है, अगर कोई क्लाइंट प्लम्बिंग का बिजनेस करता है, ठीक है, वो एटलीस्ट आपको इतना तो बताएगा ना कि मेरा प्लम्बिंग का बिजनेस है, फिर ही आप उस पर आर्टिकल लिखोगे। अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा ये जो इलेक्ट्रिशियन की शॉप होती है मेरी, वो है, मैंने उसके लिए आर्टिकल लिखवाना है। ऑनलाइन बिजनेसेस हर तरह के होते हैं। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मैं दुबई में वीज़ा सर्विसेज देता हूँ, वो वीज़ा बनवा के देते हैं ना, मैं कोई एजेंट हूँ, तो एटलीस्ट आपने क्लाइंट से उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई थोड़ा सा हमें टच दे दो कि आप किस पे आर्टिकल लिखवाना चाहते हो। बाकी मेरा काम है, मैं लिख दूंगा उस पर। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। आप अप्रूव करोगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। क्लाइंट से उसकी बिजनेस इंफॉर्मेशन पूछ लेनी है फर्स्ट नंबर पे आपने। दूसरे नंबर पे आपने क्लाइंट से कहना है कि आपका कोई कंपैटिटर या रेफरेंस वेबसाइट है तो वो हमें दिखा दे। इससे क्या होगा, एक तो आप बड़े ऑथेंटिक लगोगे क्लाइंट से ये पूछते हुए, क्लाइंट को पता चलेगा कि वाकई आपको समझ आ गई है आप क्या लिखने जा रहे हो, तभी आप रेफरेंस वेबसाइट पूछ रहे हो। और दूसरा, आपने जब क्लाइंट से कंपैटिटर पूछना होता है ना, उसका एक पर्पस ये होता है, क्लाइंट के कंपैटिटर ने, मतलब क्लाइंट के जो मुकाबले में है, उसने जो लिखा हुआ है आपने उससे बेहतर जाना है। नकल करने के लिए नहीं उसकी साइट लेनी, हेल्प ले लेते हैं। आपका फायदा होगा अगर आप क्लाइंट से रेफरेंस वेबसाइट या कंपैटिटर वेबसाइट पूछ लोगे ना, तो आपका फायदा होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो बंदा इस पे काम कर रहा है, सेम सर्विस पे किस तरह की आर्टिकल लिख रहा है, मैं भी लिख लूंगा। लेकिन आपने उससे बेहतर लिखना है, तभी आपका क्लाइंट उसको बीट कर पाएगा ना, तभी आपका क्लाइंट उसको रैंक आउट कर पाएगा। मतलब क्लाइंट का जो कंपैटिटर है वो नीचे रह जाएगा, क्लाइंट ऊपर चला जाएगा गूगल सर्च इंजन में या सर्च रिजल्ट्स में। ये होता है फायदा, ठीक है। या कंपैटिटिव वेबसाइट आपने उससे पूछ लेनी है, ये चीजें पूछ लेंगे। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको बता दिया है कि मेरा प्लम्बिंग का बिजनेस है, मैं इस पे आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। बस इतना बताया बस उसने कि मैं प्लम्बिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है, और मैं इस पे आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ, या मैं वीज़ा सर्विसेज देता हूँ, या मैं राइटिंग की सर्विसेज देता हूँ। मैं बहुत बिगनर, छोटे बच्चे भी हैं तो मैं आसान कोई शुरू कर लेती हूँ, उस पर बताती हूँ। चले भाई, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, ये समझ लें, ठीक है। मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैंने इरसा को कह दिया है, या मैंने कौन बच्ची थी, राकिया को कह दिया है कि आप मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो, और टाइटल आपने खुद बनाना है। आर्टिकल किस पे लिखना है, मैं राइटिंग की सर्विसेज देती हूँ। अब आपने परेशान नहीं होना कि मैं टाइटल किस पे बनाऊं, मैं किस पे लिखूं। राइटिंग का जो एरिया है वो तो इतना वास्ट है, मैं किस किस को इंक्लूड करूंगी, मुझे तो कोई रोड मैप ही नहीं दिया, मुझे तो क्लियर बताया ही नहीं है। तो आपने एक सिरे से शुरू होना है। जैसे वो करते हैं, कोई कपड़ा हमने सिलाई करना तो हम किसी तरतीब से, सीक्वेंस से शुरू होते हैं ना, साइड से शुरू होते हैं। मैं करती नहीं हूँ सिलाई, लेकिन पता तो होता है ना। हमने कोई भी काम करना हो किसी सीक्वेंस से शुरू करते हैं। अब आर्टिकल भी लिखना है तो जाहिर बात है, ऐसे तो नहीं है ना कि प्लेजरिज्म पहले चेक कर लें और बाद में लिख लें। जो उसकी तरतीब है वैसे ही करना है। पहले हम उसका टाइटल बनाएंगे, फिर डाटा सर्च करेंगे, फिर उसकी टेबल ऑफ कंटेंट या आउटलाइन बनाएंगे, फिर सारा काम होगा। इसी तरह अब आपको बिजनेस की समझ आ गई है। 70% आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का जो बिजनेस है उसको समझना, तब आप उस पर लिख पाओगे। जैसे मैंने आप लोगों को 2 लाइन की असाइनमेंट दी थी कि इसको रिफ्रेश करके लाएं।
ज्यादा बच्चों ने ठीक लिखी हुई थी, जो 3-4 बच्चों ने गलत लिखी हुई थी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पता नहीं क्या लिखा हुआ था, वो वजह क्या थी गलत लिखने की? उन्होंने उन लाइंस को समझा ही नहीं कि वो लाइंस हैं किस बारे में, हालांकि वो हमारी लाइंस सनग्लासेस के बारे में थी। बच्चों ने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। सो आपने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बचाने के लिए कोशिश करनी है कि पहले बिजनेस को समझ लें। बिजनेस को कैसे समझेंगे? जो हमने कंपेटिटर वेबसाइट ली थी हम वहां से समझ लेंगे, अदरवाइज हम गूगल पे सर्च कर करके देख लेंगे। बहुत से जो आपको क्लाइंट आ रहे होंगे, हर दफा नया क्लाइंट होगा, हर क्लाइंट की नई सर्विस होगी, नया बिजनेस होगा। अब हमें कौन सा पता है? अब मेरा जो एक क्लाइंट था वो स्पेन का था, उसने अपनी एक वेबसाइट के लिए कंटेंट करवाना। अब मुझे स्पेन में क्या पता, स्पेन की जेल के क्या कानून और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैंने उसकी जेल एक्सचेंज पे काम करना था, तो मैंने गूगल से डाटा लिया। दुबई की वीज़ा सर्विसेज पे काम करना था, किसी और कंट्री की गिग इकोनॉमी पे काम करना था, इंश्योरेंस पॉलिसी पे काम करना था यूनाइटेड स्टेट की। तो हम जाहिर बात है गूगल से डाटा लेंगे ना, वहां से आइडिया लेंगे। इसी तरह आपने करना है। अच्छा जी, पहले समझ लिया, मुझे समझ आ गई कि दुबई की वीज़ा सर्विसेज क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है। बिजनेस को समझ लिया। ये हसीब खान के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किए, काइंडली टाइम से ज्वाइन किया करें, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, हमारे लेक्चर का टेम्पो भी खराब होता है। दोबारा 9:05 के बाद मैंने किसी की एंट्री नहीं किया करनी। ओके, क्या बता रही थी मैं? हाँ, बिजनेस को हमने समझ लेना है। बिजनेस को समझ लिया, अब हमारे लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर हम पहले बिजनेस में ही कंफ्यूज होंगे ना, हमें पता नहीं चलेगा कि मैं कंफ्यूज थी, पता नहीं उसने कहा तो यही था वीजा सर्विसेज है, लेकिन इतना नहीं पता वो वीजा सर्विसेज देता है या लेता है, इतना भी नहीं पता। सो पहले आपने हर चीज क्लियर कट कर लेनी है, अपना रोड मैप जो है वो आपने क्लियर कर लेना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? टाइटल बनाना है। ठीक है, टाइटल जनरेट करना है हमने। टाइटल जनरेट करने के लिए पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाना। हमारे पास एक टूल है, इस टूल को नोट करने। टूल का नाम है पोटेंट कंटेंट। ठीक है, पोटेंट कंटेंट, ये हमारा ये टूल का नाम है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे पोटेंट, टूल का नाम पोटेंट कंटेंट है, लेकिन इसका जो लिंक है ना वो है potent.com। ओके, ये आप गूगल पे लिखिएगा, ये आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस है। ये क्या करता है? ये आइडिया जनरेट करता है, आपको टाइटल्स मल्टीपल बना के देगा। बट मैंने क्लास के शुरू में आपसे कहा था कि ये जो AI बेस्ड टूल्स होते हैं ना, इनकी हर बात मानने वाली नहीं होती। इन्होंने आपने इनको जो कहना है ये कर दो, वो तकरीबन हर टॉपिक के लिए वही कुछ करेंगे। आपने यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि क्या ये जो टाइटल जनरेट करके दे रहा है वो मेरे काम का है या नहीं। जाहिर बात है, अपने आपको अपने बिजनेस की समझ आपको है ना, तो ये जो AI टूल है इसको तो नहीं पता ना कि आपका बिजनेस क्या है। सो वो टाइटल को कैसे जज करना है कि ये टाइटल हमारे काम आ सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और टूल्स भी मैं आपको बताऊंगी। एक और चीज मैं पहले क्लियर कर दूं कि जिस बिजनेस पे आप काम कर रहे होगे ना, जो आपकी क्लाइंट का बिजनेस होगा, ऑन द मोमेंट जितने टाइम में आप वो प्रोजेक्ट कर रहे होगे, उसको अपना बिजनेस समझ के करना है, अपने आप को फुली उसमें इन्वॉल्व कर देना है कंप्लीटली। जब मैंने वो सर्विसेज इंश्योरेंस सर्विसेज वाला लिखा था, मैंने 2 दिन पहले उसको सर्च किया था कि ये होता क्या है इंश्योरेंस की, तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी। सो पहले मैंने उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, देखा था कि ये क्या होता है, उसके बाद फिर उस पर लिखना शुरू किया था। सो इस तरह जब किसी क्लाइंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट देना है कि भाई इस पे लिख दो, तो आपने पहले अपनी जान लगा देनी है और उस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के शुरू करना है, खाना पूरी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेंट राइटिंग लिखूंगी, सिंपलेस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने कंटेंट राइटिंग के बारे में टाइटल्स जनरेट करने हैं, मैं जनरेट आइडिया पे क्लिक करूंगी। ठीक है, अब ये मल्टीपल जो टाइटल देगा ना, अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो ऑप्शन है हमारे पास, सी अनदर टाइटल करेंगे, एक और आ जाएगा। अब ये चीज कैसे जज करनी है कि ये जो इसने टाइटल जनरेट किया है वो ठीक है या नहीं, वो मैं अब आपको बताती हूँ।
अच्छा जी, अब ये जो टाइटल आया है यहाँ पे उन्होंने लिखा है द इनसाइडर्स गाइड टू कंटेंट राइटिंग। अब देखिए कंटेंट राइटिंग हमने देखा था तो इसमें हमने अपने जहन में सोच लिया था इसमें कंटेंट राइटिंग की टिप्स आ जाएंगी, इसमें क्या होता है, क्या हम कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग से कितना कमा सकते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने लोग इस पे कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं ना, एक गाइड ही बन जाएगी ना। सो ये टाइटल मेरे ख्याल में ये ठीक है। आप भी जज कर लेंगे, एक दो और हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको भी जज करना आसान हो जाएगा। फिर मैं इसकी छोटी सी असाइनमेंट भी दे दूंगी तो आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये देखिए ये टाइटल ठीक है, इसमें गाइड आ गई है। किसी भी सर्विस पे गाइड लिखना आसान होता है और उसमें गाइड लिखी जा सकती है। जो इसके ऊट पटांग टाइटल होंगे ना उसकी एक नज़र में देखते ही समझ लग जाएगी कि ये टाइटल पता नहीं इसने क्या कर दिया, ये तो राइटिंग में होता ही नहीं है। अच्छा भाई, ये कंटेंट राइटिंग मैंने एक एग्जांपल ली है, आपके लिए प्लम्बिंग भी हो सकती है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। मैं बस 5 मिनट और पढ़ा लूँ फिर आप लोगों के इसके क्वेश्चन ले लेती हूँ ये टाइटल बनाने के लिए। अच्छा जी, अब ये देखें, वो कह रहा है एक और हमने टाइटल जनरेट किया है। वो टाइटल क्या बना है, 11 ways knowing about content writing will land you in jail। वो कह रहा है कि 11 तरीके ऐसे हैं कि जो आप ऐसे 11 तरीके हैं जो कंटेंट राइटिंग के बारे में आप जान लें तो वो आपको जेल में ले जाएंगे। ये कोई सेंस बनती नहीं है ना, देखें बनती है कोई सेंस, खुद ही समझ आ रही है ना इस चीज की। सो ये टाइटल जो है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये टाइटल इसकी सेंस नहीं बनती, खुद ही पता चल जाता है। अब जेल कहाँ, राइटिंग कहाँ, ये तो राइटिंग की तो हम सर्विस दे रहे हैं, बड़ा शरीफाना काम है, हम पैसे कमाएंगे राइटिंग सीख के। सो इसमें ये जो जेल वाला काम है ये तो होगा ही नहीं। सो इस टाइटल को हम रिजेक्ट कर देंगे, हमें ये पसंद नहीं आया, हम कोई और देखेंगे। सी अनदर टाइटल पे क्लिक करें। अच्छा जी, ये आगे हाउ कंटेंट राइटिंग वंस सेव द वर्ल्ड, कि कंटेंट राइटिंग ने कैसे दुनिया को बचाया था। ये भी नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रही ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। कंटेंट राइटिंग थे, कंटेंट राइटिंग थी, कौन सा हजरत खिजर थे या कोई और फरिश्ता था जिन्होंने दुनिया को बचा लिया था। ये इस टाइटल की कोई सेंस ही नहीं बनती। समझ आ रही है ना बच्चों मैं क्या कह रही हूँ, मेरे जो मैं कहना चाह रही हूँ मेरे कॉन्टेक्स्ट की समझ आ रही है। स्क्रीन शेयर है पर अब मैंने इतना पढ़ा दिया है। सही है, ठीक है, एक और हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आया है द बेस्ट 6 रिसोर्सेज फॉर कंटेंट राइटिंग। हाँ, ये अच्छा टाइटल है, ये हो सकता है। हम लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। हम ब्लॉग से लिख सकते हैं, वेबसाइट से लिख सकते हैं, उसमें इवन आप इस टूल का भी हवाला दे सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग की हेल्प के लिए ये टूल भी है। ग्रामरली या प्लेजरिज्म के जो मैं आपको बताऊंगी आप वो भी बता सकते हो। सो ये एक्सेप्टेबल है, ये काबिल कबूल है, ये मंजूर है, इस तरह का जो टाइटल है। समझ में तो आ रहा है ना कि ये टाइटल हम कर सकते हैं, वो जेलें शेलें तो नहीं आ रही। अब ये कह रहे हैं 11 बेस्ट कंटेंट राइटिंग ट्विटर अकाउंट्स टू फॉलो। नहीं, ट्विटर अकाउंट्स राइटिंग पे तो नहीं, एक्सप्लोर करने हैं, वो बहुत ये नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है ये टाइटल। 7 रीजंस कंटेंट राइटिंग इज द वीकेस्ट लिंक। नहीं, ये भी नहीं, ये कौन सा लिंक है कोई। वो कह रहे हैं कि 7 ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि कंटेंट राइटिंग सबसे कमजोर लिंक है। नहीं, कोई सेंस नहीं बन रही। अच्छा, आपने बस ना वो जो टाइटल है उसको उर्दू बना लेनी है। अगर नहीं उर्दू बनानी आ रही ना तो सिंपल उसको कॉपी करें और गूगल ट्रांसलेट पे ले जाए, इंग्लिश से उर्दू में उसको ट्रांसलेशन कर लें, फिर समझ आ जाएगी। हाउ कंटेंट राइटिंग कैन हेल्प यू सर्वाइव अ फिलिबस्टर। ये तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अब अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी टिप दूं। अगर कोई टाइटल आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उस टाइटल को अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हो खुद। कैसे, मतलब हाफ यूज कर लें, हाफ आगे खुद बना लें। आफ्टर ऑल कंटेंट राइटर होंगे, आप खुद बना सकेंगे। अच्छा, ये टाइटल इन्होंने ये पता नहीं क्या लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने तो उसको सही उसकी प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता, लेकिन इसको हम अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, हाउ कंटेंट राइटिंग कैन हेल्प यू अर्न अ ग्रेट लाइवलीहुड। ठीक है, ये बना सकते हैं ना हम। हाउ कंटेंट राइटिंग कैन हेल्प यू अर्न अ गुड मनी। हाउ कंटेंट राइटिंग कैन हेल्प यू लिव द लग्जरियस लाइफ। हाउ कंटेंट राइटिंग कैन हेल्प यू अर्न थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। ये हम बना सकते हैं ना इस तरह। सो आपने अपना मकसद जहन में रखना है, जिस तरह का भी टाइटल आए
उसको अपने मकसद की तरफ मोड़ लेना है। आप खुद गर्ज हो के सोचना है यहाँ पे और आपका मकसद निकल आएगा। $1000 से मेरे जहन में एक बात आ गई। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की है ट्विटर के से मैंने पैसे कैसे कमाए हैं। अब बहुत से लोगों ने यही समझा है, 30% लोगों ने, कि ये सिर्फ अपने चैनल पे ट्रैफिक लेने के लिए या कुछ ऐसे नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी तो मैं वैसे बता देती हूँ, वो 100%, 101% ऑथेंटिक और सच पे मबनी वीडियो है। मैं आपको बताऊंगी कैसे क्लाइंट मिला था। जब आप लोगों के भी ट्विटर के अकाउंट्स बनाऊंगी, क्लाइंट मुझे मिला, मैं आपको इवन उसकी जो अर्निंग शीट है वो भी मैं आपको चलें जब हम वहां पे पहुंचेंगे तब दिखा दूंगी। और उस क्लाइंट से रोज की मेरी जो अर्निंग है वो $200, $300 डेली की, बेस्ड अपॉन द कि मैं जितना काम करती हूँ इतनी अर्निंग आती है। तो जाहिर बात है फिर 10-15 लाख तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब रोज इतनी अर्निंग आ रही हो। तो इस पे मैंने केस स्टडी बनाई थी कि किस तरह मुझे ट्विटर से क्लाइंट मिला था। तो वो लोग कहते हैं कि शायद ये झूठ है, क्योंकि बहुत से लोगों को, जब हम फ्रीलांसिंग में नहीं होते थे, हमें कोई कहता था कि मैंने थोड़े से दिनों में इतने पैसे कमा लिए, तो हमें भी तो झूठ ही लगता था ना कि बस ऐसे ही अपना चैनल चलाने के लिए बात की है। सो लोगों को ऐसे ही लगता है, लेकिन जब आप लोग फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको भी लोग ऐसे ही बातें करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ टाइटल तक आपको समझ आ गई है? मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूं? ये सेकंड केस था। गुड। ओके, ये हमारा सेकंड केस था कि अगर क्लाइंट हमें अपना टाइटल नहीं देता तो हमने क्या करना है। यहां तक वो क्लियर हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जो कंटेंट राइटिंग एसेंशियल्स मैंने आपको लिखवाए थे, जल्दी से बता दें कौन कौन से हैं। कंटेंट राइटिंग एसेंशियल्स मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से हैं? जल्दी बताएं, 1 मिनट में। देखो आपको याद है, नोटबुक से देख के नहीं बताने। नहीं, ये नहीं है। जी जी, एग्जैक्टली, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल यही है। मिस्टर तुफैल, अगर आपने नोट किया होता साथ तो नकल भी लगा लेते, लेकिन आपने तो नोट ही नहीं किया हुआ। अच्छा जी, इसका हमारा जो एसेंशियल्स थे हमारे, यूनिकनेस, और दूसरा है हमारे कि उसकी जो ग्रामर है वो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने यूनिकनेस कैसे चेक करनी है? ये आवाज आहिस्ता कर लें। आवाज उधर तक आ रही है, आवाज तो आहिस्ता कर लें। अब जो पहला एसेंशियल है उसको हम चेक करते हैं, यूनिकनेस। यूनिकनेस से क्या समझ आती है? यूनिक होना। और यूनिक की क्या उर्दू होती है? मतलब वो किसी और के पास ना हो, वो हमारा अपना हो। जैसे प्लेजरिज्म, मैंने आपको, प्लेजरिज्म और यूनिक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम किसी का कंटेंट कॉपी करते हैं तो वो प्लेजराइज्ड है, अगर हम अपना लिखते हैं तो वो यूनिक है। अच्छा, अब हम इस चीज को कैसे मेक श्योर करेंगे कि हमने जो कंटेंट लिखा है वो यूनिक है या नहीं? बहुत से लोग, अगर ये टूल्स ना हो ना प्लेजरिज्म चेक करने वाले, तो बहुत से लोग हमें वैसे ही बेवकूफ बना के चले जाए, माने ही ना कि हमने तो खुद लिखा है। सो ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं यूनिकनेस को चेक करने के लिए। मैं फर्स्ट फैक्टर को भी कंसीडर करने लगी हूँ। यूनिकनेस को चेक करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स को कहते हैं प्लेजरिज्म चेकर्स। मल्टीपल हैं उन प्लेजरिज्म चेकर्स के, मैं आपको नाम बता देती हूँ जो यूजुअली यूज किए जाते हैं। बहुत से एडवांस भी हैं, लेकिन बिगिनर, आप लोग अभी बिगिनर हैं, न्यूबीज हैं, तो आप लोगों ने वो यूज नहीं करने। आप लोग घूम जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे लफ्जों पर भी प्लेजरिज्म दे देगा। चेक कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। एक दफा अगर नहीं याद कि प्लेजरिज्म क्या होता है, नोटबुक खोल के पीछे से रिमाइंड कर लें प्लेजरिज्म क्या होता है। नहीं किसी को याद तो पूछ लें। एक टूल का नाम है plagiarismdetector.net। एक टूल ये plagiarismdetector.net, नीचे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। एक टूल ये
एक टूल ये है प्लेजरिज्म चेकर बाय स्मॉल एस्यूट। मैं ये लिंक्स आपको ग्रुप में भी भेज दूंगी। प्लेजरिज्म चेकर बाय स्मॉल एस्यू टूल्स, ये टूल्स ही आपने दो यूज करने हैं। एक प्लेजरिज्मा भी है, एक वन टेक्स्ट भी है, क्यू टेक्स्ट भी है, लेकिन वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो आप लोगों को हिला के रख देंगे। मैं अभी तक यही यूज करती हूँ, सो क्लाइंट खुश हो जाते हैं, इनसे रिपोर्ट भेज देंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि कंटेंट राइटर के लिए गुनाह है किसी का डाटा कॉपी करना, इसी तरह आप कान खोल के सुन लें, अपने साथ बांध लें कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं। कोई क्लाइंट आपको कहता है नहीं कहता, दिस शुड बी अंडरस्टूड, ये आपको अपनी फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए। आपने उसको प्लेजरिज्म की रिपोर्ट भी साथ भेजनी है और आपने उसको ग्रामर की भी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है, अगर नहीं होती तो वैसे उसको स्क्रीनशॉट भेज दें, या आप वैसे अपने तौर पे चेक कर लें। ग्रामर की रिपोर्ट जो है वो भेजना ज़रूरी नहीं होता, बट चेक करना ज़रूरी है दोनों। जैसे होता है हमने पानी पिया तो रोटी खानी है, तो रोटी खाने से पहले पानी पीना हमें याद है कि हमने पीना है, किसी ने बताना नहीं है। रोटी खानी है तो हमने उसे पहले पता है बिस्मिल्लाह पढ़नी है, हाथ धोने हैं, ये पता है ना, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, बस एक दफ़ा बता दिया। अब मैंने एक दफ़ा बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, मैंने कहना है नहीं कहना, क्लाइंट ने आपको कहा है नहीं कहा, आपने उसको प्लेजरिज्म रिपोर्ट भेजनी ही भेजनी है चेक करके। आपने ग्रामर चेक करके फिर उसको कंटेंट भेजना है, ये नहीं कि उसको कंटेंट लिख के भेज दिया, 2 दिन बाद क्लाइंट ने चेक किया है, हाँ जी भाई प्लेजरिज्म रिपोर्ट किधर है आपके, ओहो मुझे अभी याद है मैं अब भेज देता हूँ, बहुत ही अनप्रोफेशनल होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्लेजरिज्म चेक कैसे करते हैं। जी जी ये फ्री है शर्मीन, ये मैंने आपको वही बताने हैं टूल्स, मैं आपको वही बताऊंगी जो फ्री होंगे, मैं पेड टूल्स नहीं बताऊंगी आपको। एक बच्ची ने मीम बनाई हुई थी कि पहले हम बेरोजगार थे, फिर मैडम फिजा ने कहा फ्रीलांसिंग कर लो, और अब हम टूल्स ले ले के कर्जदार हो गए। हालांकि मैंने कभी भी बच्चों को पेड टूल्स रिकमेंड नहीं किए, मैंने खुद नहीं कभी लिए पेड टूल्स। एक अब आके कैनवा लिया है बस। अच्छा जी, प्लेजरिज्म चेक कैसे करते हैं? 2 तरीके हैं। जो भी जिस डॉक्यूमेंट का भी आपने प्लेजरिज्म चेक करना है ना, उसके लिए उसमें आप या तो डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करके ले आए, या फिर इधर डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएगा। मैं बताती हूँ, फर्स्ट करें, ये भी मैंने लिखा था, राइटर ने लिखा था इसको, वुमेन बोर्ड्स पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसका हमने प्लेजरिज्म चेक करना है। ये कोई बच्चा कल पूछ रहा था मैडम इसके कंटेंट MS वर्ड में वर्ड काउंट कहाँ पे आ रहा होता है, ये देखें ये वर्ड काउंट आ रहा है साइड पे। अच्छा जी, ये 537 वर्ड्स हैं, इसीलिए चेक हो जाएगा। ये जो फ्री टूल्स है ना, ये 1000 वर्ड्स चेक करते हैं। अगर आपका कोई टाइटल आपका कोई आर्टिकल 1000 वर्ड्स से ज्यादा का है, मोर देन 1000 वर्ड्स है, तो आप उसको स्प्लिट करके 2 हिस्सों में चेक कर लें। अच्छा जी, क्या तरीका है, आप इसको कॉपी करें। कॉपी पता है कैसे करते हैं? Ctrl+A, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो छोटे बच्चे हैं उनको बता रही हूँ, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। ऑल सिलेक्ट करते हैं बच्चे, ऑल सिलेक्ट ऐसे करते हैं, कंट्रोल का बटन होगा आपके कीबोर्ड पे, CTRL जो बटन है ना उसको कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल, और साथ ही आपने A का बटन दबा देना है। मैं Ctrl+A बोल रही हूँ तो प्लस नहीं दरमियान में दबाना आपने, कंट्रोल और साथ ही A का बटन, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको कॉपी कैसे करना है? कंट्रोल और C। ये कोई स्टूडेंट्स में से कोई मेहरबानी करे, अगर किसी के पास ये शॉर्टकट कीज पड़ी हुई हैं तो ग्रुप में भेज दें, जो बिगनर्स हैं उनको आसानी हो जाएगी, नहीं पड़ी तो मैं आपको भेज दूंगी। Ctrl+A ऑल सिलेक्ट और फिर Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, कॉपी करके और फिर यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कैसे करते हैं? Ctrl+V से बता ही देती हूँ, यहाँ पे पता नहीं चलेगा। कंट्रोल और साथ ही A का बटन दबा देना है, ये होता है ऑल सिलेक्ट। ठीक है, Ctrl+C, इससे हमारे पास क्या होता है? कॉपी हो जाता है कंटेंट। ये हुरैन फातिमा कौन है?
ये किन्होंने लिंक लीक आउट किया है? हमारी क्लास में से ही लिंक गया है किसी के पास। क्लास में जो बच्चे हैं उनके बगैर तो लिंक कहीं नहीं जा सकता। सो आप लोग इतने ओवर स्मार्ट ना बना करें, ठीक है? आप भेज दीजिएगा जिसके पास भी। ओके, और कंट्रोल प्लस वी, इससे हमारे पास जो कमांड आएगी वो पेस्ट की आएगी, ठीक है? सी से हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके और ये कंट्रोल प्लस वी किया तो ये इधर पेस्ट हो गया। राकिया और अगर वो दूसरे बच्चे यहाँ पे हैं तो समझ आ रही है? जहाँ से ना पता चले आप स्पेशली पूछ लेना, ये बहुत ही बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं तो समझ आनी चाहिए इन्हें, ठीक है भाई? अच्छा जी, ये कंटेंट हमने इस डब्बे में, इस बॉक्स में डाल के अब नीचे आ जाए। नीचे बटन है एक चेक प्लेजरिज्म का, इस पे क्लिक कर देना है। अब वो देखें ऊपर मूव हो रहा है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और आपको प्लेजरिज्म चेक करके दे देगा। अब यकीन माने ये टूल मैंने 2 दिन पहले यूज किया है तो इसका इंटरफेस कोई और तरह का था, अब इन्होंने सारा येलो येलो कर दिया, पहले ब्लू कलर का होता था। अब ये टाइम लेगा, आपको बता देगा कितने % यूनिक है कंटेंट, कितने % प्लेजराइज्ड है। अगर प्लेजराइज्ड है तो वो किस किस सोर्स से लिया हुआ है, सारा कुछ बता देगा, ठीक है? इसको टाइम दें, ये टाइम लगाएगा। इसी तरह ये वाला प्लेजरिज्म चेक करें। इसमें मैं आपको दूसरा तरीका सिखा देती हूँ। इसमें भी हम कॉपी प्लस पेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते, हाथों को हरकत नहीं देनी, तो यहाँ पे ये देखें स्प्रिंग वाला, जैसे ईमेल में फाइल अटैच करते हैं ना, तो यहाँ पे भी अपलोड फाइल का ऑप्शन होगा। जिस फाइल का प्लेजरिज्म चेक करना है उसको यहाँ से कर लें, जैसे फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है? ये अपलोड हो गई है फाइल। और इसके भी नीचे पहले आई एम नॉट अ रोबोट, इसको वेरिफिकेशन देनी है कि मैं इंसान ही हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ। टेक्स्ट से इसको क्लियर कर लें। ये वाला टूल ना कभी कभी स्लो हो जाता है, सो आपने, इसलिए मैंने 2 टूल्स बताए हैं कि एक काम ना करे तो आप दूसरा चेक कर लें। चेक प्लेजरिज्म, ये पहले बटन पे क्लिक करना है, कुछ टाइम लगाएगा, ये भी कर देगा, ठीक है? अब पिछले वाला देखें 33% इसने चेक किया, बाकी भी चेक करके बता देगा। तो हमारे पास टोटल रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आपको बता दूंगी डाउनलोड कैसे करनी है। मैम इसके साथ चेक ग्रामर का ऑप्शन था, उससे भी हाँ उससे भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको ग्रामरली से चेक करना बताऊंगी। ग्रामरली से ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उसमें भी हमने कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये प्लेजरिज्म हमारा चेक हो जाए। इन केस मैं आपको बताती हूँ, अगर इसमें शायद 1-2 लाइंस पे प्लेजरिज्म आ जाए, अगर आ जाता है तो उसको कैसे रिमूव करना है। हाँ जी, फ्री और पेड में यूसुफ वाकई ही फ़र्क होता है। ज़ाहिरी बात है, एक फ्री में जो चीज़ मिल रही हो और जो प्रीमियम क्वालिटी में मिल रही हो उनमें फ़र्क होता है, बट हमें फ़र्क से लेना देना नहीं है। क्लाइंट्स इस टूल से सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे कॉपीस्केप वो पेड टूल है या टर्निटिन वगैरह की रिपोर्ट चाहिए, तो वो क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल दैट टूल्स। तो आप क्लाइंट को कहें कि मुझे वो टूल प्रोवाइड करें, ठीक है? और आप लोगों में से जो भी ओवर स्मार्ट बनता है, क्लास के दौरान लिंक दूसरों को देते हैं कि मैडम को पता नहीं चलेगा, मैडम की परमिशन के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। सो दोबारा आपने ये हरकत नहीं करनी। कल से मैं सॉफ्टवेयर लगा दूंगी, वो डिटेक्ट भी हो जाएगा किसने लिंक। सेकंड बैच में एक बच्चे ने, ये सेकंड बैच के 2-3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपको पता होगा, एक बच्चे ने रिकॉर्डिंग की थी और वो क्लास से आउट हो गया था। जब मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया था कि मैं रिकॉर्डिंग आपको अलाउ ही नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग करें। सो जैसे ही मुझे डिटेक्ट होता है कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, मैं बगैर आपको वार्निंग दिए क्लास से निकाल दूंगी। ये भाई हमारा कंटेंट चेक हो गया। पहले टूल से हमने चेक किया था, 94% यूनिक है और 6% प्लेजराइज्ड है। ये देखे राइटर की चोरी पकड़ी गई है, लेकिन 10% तक एक्सेप्टेबल हो गया। बट आप 100% आपने कोशिश करनी है 100% यूनिक हो। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि 5 to 10% हम प्लेजरिज्म एक्सेप्ट कर लेंगे, बट कुछ नहीं भी करते। अच्छा जी, जो जिस लाइन पे प्लेजरिज्म होगा ना वो रेड हो जाएगी। ये इन 2 लाइंस पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये नीचे लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन पे प्लेजरिज्म है, इसलिए उसको रेड हाईलाइट कर दिया। अब क्या इसका क्या तरीका है, इस पे प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करना है? जो आपको फर्स्ट असाइनमेंट दी थी ना कि रिफ्रेश करके लाएं, वैसे रिफ्रेश कर लेना। इस पे टाइम लगे, वो हो जाएगा। मैं अभी इसलिए नहीं करके दिखा रही, टाइम लगेगा,
इसको चेक होने में ना, प्लेजरिज्म चेक होने में तो आपकी क्लास का टाइम जा रहा है, पता तो आपको है ही, रिफ्रेश करके और उसको फिर दोबारा आप चेक कर लें। यहाँ से देख लेना कि इस लाइन पे प्लेजरिज्म है। MS वर्ड पे आपने फाइल खोली हुई है, वहां से वो लाइन चेंज कर लें, रीस्ट्रक्चर कर लें, रिफ्रेश कर लें, प्लेजरिज्म रिमूव हो जाएगा और वापस फिर दोबारा चेक कर लें, दोबारा रिपोर्ट जनरेट कर लें। रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है, ये येलो कलर का बटन आ रहा है डाउनलोड रिपोर्ट, ये आ जाएगा आपके पास। जैसे रिपोर्ट डाउनलोड होती है मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह की नजर आती है। ये देखें, ये रिपोर्ट डाउनलोड होके इस तरह की नजर आती है। जब आपका 100% यूनिक होगा ना तो इधर 100% आ जाएगा, इधर 0% आ जाएगा, और डेट और कैरेक्टर्स और वर्ड्स कितने हैं सारी रिपोर्ट इसमें आ जाती है। ये आपने क्लाइंट को साथ भेजनी होती है रिपोर्ट, ठीक है। सारा डाटा इस तरह का आ जाता है। ये वाला टूल जो है ना, प्लेजरिज्म चेकर बाय स्मॉल SEO टूल्स, ये बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है ये, इसलिए मैं अब इस पे आ गई हूँ, मैं इसी से चेक करती हूँ। समझ आ गई है प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं। अब ग्रामर का बताऊं। रिसर्च वर्क दैट इफ यू चेक द प्लेजरिज्म अगेन, एक मिनट, ये क्या कह रही है, इट इंक्रीज योर प्लेजरिज्म रेट, इज इट नॉनसेंस। फ्रासिफ वो इसलिए कहा जाता है कि ये जो फ्री टूल्स है ना, यहाँ से ना चेक करें। अक्सर टूल्स जो है वो हैक्स यूज कर रहे होते हैं, हमारा कंटेंट अपलोड हो जाता है जब हम चेक करते हैं। तो एकेडमिक कंटेंट के लिए दिस इज नॉट रिकमेंडेड कि आप फ्री टूल्स यूज करें। एकेडमिक कंटेंट के लिए सिर्फ टर्निटिन यूज करें, बाकी वेबसाइट कंटेंट के लिए जैसे मर्जी चेक करें। गूगल प्लेजराइज्ड कॉन्सेप्ट या ब्लॉग, उसका गूगल प्लेजराइज्ड कंटेंट एक्सेप्ट करता है, ब्लॉग या वेब 20% एक्सेप्टेंस है यूसुफ उसकी। बट अगेन जितना ज्यादा यूनिक कंटेंट होगा आपकी रैंकिंग उतनी बेहतर होगी। गूगल आपको पेनल्टी तब देते हैं, गूगल आपको तब पकड़ता है जब आपने बहुत ज्यादा प्लेजराइज्ड कंटेंट यूज किया हो, फिर गूगल आपकी साइट को डी इंडेक्स या डी रैंक कर देता है। थोड़े बहुत से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्लाइंट की लॉयलिटी और क्लाइंट की रिलायबिलिटी लेने के लिए उसको हमेशा 100% यूनिक कंटेंट देना है, और इन टूल्स के साथ 100% यूनिक कंटेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्लॉग या वेबसाइट की क्वालिटी पे असर होता है। अगर अब खुद सोचने वाली बात है, एक वेबसाइट है जिसपे 100% यूनिक कंटेंट है और एक वेबसाइट है उस पर 50% यूनिक है, तो जाहिर बात है उस पर फर्क पड़ेगा, आपकी रैंकिंग पे फर्क पड़ेगा। गूगल कभी भी प्लेजराइज्ड कंटेंट को रैंक नहीं करेगा। अब देखें, एक कंपेटिटर है, एक किसी की वेबसाइट है वो 100% यूनिक है, आपकी वेबसाइट 50% यूनिक है, तो जाहिर बात है गूगल उसको रैंक करेगा ना जिसकी 100% है। सो ये फर्क पड़ता है। ओके बच्चों, लेट मी मूव टुवर्ड्स ग्रामरली। मैं आपको बताती हूँ कि हमने ग्रामरली से कंटेंट कैसे चेक करना है। हमारा दूसरा जो कंटेंट राइटिंग एसेंशियल्स थे उसमें दूसरा पॉइंट था ग्रामर का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हम फरिश्ते तो हैं नहीं, हमारी इंग्लिश जो है वो नेटिव नहीं है, हमारे कंटेंट में मिस्टेक्स आ सकती हैं। इवन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी मिस्टेक्स आ जाती हैं। इवन कुछ बहुत आसान जो स्पेलिंग्स होते हैं वो अनइंटेंशनली हमसे गलत हो जाते हैं। अक्सर बिजनेस की क्या पता मैंने स्पेलिंग कभी गलत लिख दी हूँ, रेफरेंस के जल्दी में हो जाता है ना। सो इन चीज़ों से बचने के लिए जो अनइंटेंशनल गैर इरादी तौर पर जो मिस्टेक्स हुई होती हैं, हम उनको चेक करने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। आपने जब कंटेंट लिख लिया, कंटेंट लिखने के बाद ग्रामरली से चेक करना है और फिर उसके बाद उसका प्लेजरिज्म चेक करके डाउनलोड रिपोर्ट करके फिर क्लाइंट को भेजनी है और फिर शुक्राने के नफल अदा करने हैं कि मैंने काम पूरा कर लिया। ये तरतीब रखनी है आपने। ओके, अब ग्रामरली से हमने क्या चेक करना है। अच्छा, ग्रामरली मैं आपको पहले बता दूं, फुफ्फो की तरह मशवरे बहुत देगा आपको कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। करना आपने वो है जो आपको खुद सही लगता है। ग्रामरली AI बेस्ड टूल है, रिकमेंडेशंस ये आपको देगा। अक्सर हमने जो लफ्ज़ ज़्यादा बार यूज़ किया होता है, ग्रामरली आपको बार बार कहता है इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। आपको अगर लगता है कि सूटेबल है यहाँ से चेंज करना तो आप उसको कर लें, अदरवाइज नहीं करना। नेक्स्ट जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे ना कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, तो ग्रामरली आपको वो भी सजेशन दे रहा होगा कीवर्ड बहुत दफ़ा यूज़ हो गया है, इसको चेंज कर लो। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, अगर तो हमारा वो चेंज करना बनता है तो हम उसको कर लेंगे, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर देंगे। AE नहीं AI बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स।
हाँ जी, ग्रामरली की भी रिपोर्ट होती है। अच्छा जी, ये मैं टूल्स बंद कर दूं और आपको मैं ग्रामरली खोल के दिखा देती हूँ। grammarly.com। पहले टूल का बता दूं, फिर मैं आपको एक्सटेंशन भी बता देती हूँ। भाई ग्रामरली की एक एक्सटेंशन भी है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, उसको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके इंस्टॉल करने का हमें पता है क्या फ़ायदा होगा, मैं बताती हूँ आपको। एक तो जिस तरह हमने प्लेजरिज्म टूल खोला था ना, ऐसे ही ये एक टूल होगा। उसमें हम अपना कंटेंट डालेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ग्रामर चेक करेंगे, ग्रामर के बाद साफ सुथरा होके, पाक साफ होके जो हमारा कंटेंट आएगा उसको वापस हम दोबारा अपने एमएस वर्ड पे ले जाएंगे, मतलब गलतियों से पाक कंटेंट जो आएगा। एक तरीका ये है कि आप अपने गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें गूगल ग्रामरली की। मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप व्हाट्सएप पे भी इवन कोई मैसेज लिख रहे होगे ना, अपने लैपटॉप पे व्हाट्सएप खोला हुआ है। मिस इंशा, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? हमने तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कवर कर लिया है, तो आप किस टाइम पे क्लास में आ रही हैं? नेक्स्ट टाइम से मैंने 9:05 के बाद किसी की एंट्री नहीं देनी। फिर आप लोगों ने कोर्स के बाद में कहना है पता नहीं ट्रेनर अच्छा नहीं था, कोर्स अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं हमने किया। अपने फॉल्ट और अपनी जो चीज़ें होती हैं वो हमने कंसीडर नहीं करनी होती हैं एंड पे। गूगल क्रोम एक्सटेंशन जो है वो उससे ये फ़ायदा होता है, आप गूगल डॉक्स पे कोई काम कर रहे हैं, उस पर आप कुछ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी करेक्शन कर देंगे। आप ईमेल कर रहे हैं, ईमेल में आपकी करेक्शन हो जाएगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करें वहाँ भी हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल में भी गूगल ग्रामरली की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह आप प्ले स्टोर से या वो अपने एप्पल स्टोर से करते हो ना इंस्टॉल, ऐसे ही आपने ग्रामरली की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। 90 MB की है। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा, दोस्तों के साथ जब आप बात कर रहे होंगे ना, या किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे, इंग्लिश की मिस्टेक्स वहाँ से नहीं होंगी। ओके, 1 मिनट पहले मैं आपको इसकी एक्सटेंशन की दे दूँ। एक्सटेंशन इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, छोटे बच्चों को मुश्किल आएगी कि हम कैसे करें, तो आप जो ना पता चले वो ग्रुप में पूछ लें या मेरे से पूछ लें, सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे। मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ दिखा देती हूँ, ग्रामरली वहाँ पे कैसे काम करता है। भाई अब यहाँ पे कोई ग्रामर की मिस्टेक ही नहीं होगी, चलिए मैं ढूंढती हूँ उसको ना। वो रेड रेड ये देखें, यहाँ पे ग्रामरली की मिस्टेक है ना, ये देखें आई छोटा लिखा हुआ है, ग्रामरली नीचे रेड उसको अंडरलाइन कर रहा है कि इसको ठीक कर दो। अब हम उस पर कर्सर लेके जाएंगे, वो आगे। अगर तो हमने ग्रामरली की बात माननी है तो हम ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि ठीक है इसको चेंज कर दो। अगर ग्रामरली की बात नहीं माननी तो हम इसको यहाँ से डिसमिस कर देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे उसको कहेंगे कि हमने आपकी बात नहीं मानी, रिजेक्शन दे देंगे। बट यहाँ पे वाकई मानी है, आई जहाँ पे भी आई हमेशा बड़ा होता है, सो यहाँ पे ये कर लें। ठीक है, ये यहाँ पे हाइफन आएगा, उसकी सजेशन दे रहे हैं, ये कर लें और फिर वो ठीक हो जाएगा। एक्सटेंशन इस तरह काम करती है। वैसे मैनुअली हमने चेक करना है तो हम कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। अच्छा, ग्रामरली के भी 2 वर्जन्स हैं, पेड भी है, फ्री भी है। 2-3 साल तक तो मैं फ्री ही यूज़ करती रही हूँ, फिर मैंने आके पेड लिया। फ्री से भी बहुत अच्छा चेक हो जाता है। जब आपकी अर्निंग आने लग जाए फिर आप पेड ले लें, ये मिल जाता है कोई 400-500-600 का साल के लिए मिल जाता है शेयर टूल से। लेकिन शुरू में नहीं, आपने भाग के नहीं ले लेना कि मैं प्रीमियम ग्रामरली ले लूँ। जब आपकी अर्निंग आनी शुरू हो जाए फिर पेड टूल्स की तरफ जाना है आपने। ओके भाई, हमने कंटेंट जो कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ग्रामरली आपसे पूछता है कि अपने कोई गोल्स सेट कर लें, आप किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, उसको कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है यहाँ पे इफ आना था, हाउ एवर यू चूज टू स्टाइल टू देम, यू चूज टू स्टाइल देम, देयर इज नो डाउट दैट बूट्स आर वर्सटाइल। ठीक है, यहाँ पे इफ आना है, इफ यू कर लें। ठीक है, ज़्यादा मिस्टेक्स थी नहीं, उसने कहा है सिर्फ ये 2 ही थी। ये दैट विल वो कह रहे हैं नहीं है ना,
Donnelly's women boots that will make you stand out from the crowd. नहीं आना है यहाँ पे। अगर अगर आप इसकी कंसिडरेशन को मानना चाहते हैं तो मान ले, अगर नहीं मानना चाहते तो ना माने। वैसे ज्यादा जो है वो ग्रामरली की और स्ट्रक्चर की और जो स्पेलिंग वाली होती हैं वो माननी जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर बात है स्पेलिंग की गलती है वो तो ठीक करनी है। बट इस तरह की अगर आ रही है कि वो किसी कह रहा है कोई लफ्ज काट दें और कोई लफ्ज नया लगा दें, वो आपकी मर्जी है, आपने एक्सेप्ट करनी है या नहीं। बट मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि यहाँ पे दैट विल आना है, सो मैं ये चेंज नहीं करूंगी। ग्रामरली कह रहा है इसको चेंज कर लो, दैट काट दो, ठीक है। मैं नहीं इसको करना चाहती क्योंकि मुझे पता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आएगा, सो मैं इसको क्या कर दूंगी, डिसमिस, ठीक है। अच्छा जी, चूंकि ये फ्री टूल था, मैं यहाँ से फ्री, ये मेरे इस क्रोम पे ना फ्री वाला ग्रामरली खुला हुआ है, फ्री था तो फ्री वाली चेकिंग कर दी है। 90 स्कोर है इसका कंटेंट का। ग्रामरली कह रहा है कि मेरा प्रीमियम अकाउंट खरीद लो और आपकी ये वाली मिस्टेक्स भी रिमूव हो जाएंगी। 16 और मिस्टेक्स आ रही हैं, ग्रामरली आपको ये कह रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप 90 स्कोर भी अच्छा है, आप क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट भेज दें, या ये देखें डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट, यहाँ से रिपोर्ट भी डाउनलोड हो जाती है। आप क्लाइंट को कहें कि आपका 90 स्कोर मैंने ग्रामरली का दे दिया। जब आपके पास पेड टूल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें फिर ये वाली जो प्रीमियम मिस्टेक्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी, स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स, फिर आपका स्कोर 100/100 हो जाया करेगा। इस तरह की ये रिपोर्ट आती है, ठीक है। ऐसी कि इतने वर्ड्स हैं, इतना स्कोर है, इसमें ये मिस्टेक्स हैं, 16 एडवांस्ड मिस्टेक्स हैं। समझ आ गई है भाई, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जैक्टली 100% टूल्स पे डिपेंड नहीं करना, हमने अपनी कॉमन सेंस भी यूज करनी है, नोट्स बना लेते होते हैं साथ साथ। मैम दोबारा बता दें यहाँ से कैसे करनी है। वो नीचे राबिया लिखा हुआ था बटन, उसका ऑप्शन था, स्कोर पे क्लिक करेंगे और ये नीचे बटन है डाउनलोड पीडीएफ रिपोर्ट, उस पर क्लिक करें, रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, फिर मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जी जी, आप दोबारा पूछ लें यूसुफ, वो कहीं ऊपर गुजर गया होगा, बहुत से बच्चों ने पूछ लिया, मैं पीछे से कहाँ से देखूंगी। आप दोबारा टाइप करके भेज दें। MS वर्ड में अगर आप ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो वहां पे भी, नहीं मैं बताती हूँ, वर्ड में कह रहे हैं ऑटो करेक्शन होती है, ग्रामरली आपको डीपली चेक करके बताता है कि मिस्टेक्स हैं। जो वर्ड है वो आपको सारे मिस्टेक्स नहीं बताएगा। MS वर्ड पे अगर आप अपना नाम भी लिखोगे ना तो उस पे भी अंडरलाइन हो जाएगा कि ये मिस्टेक आ रही है। फर्क है, दोनों में फर्क है। MS वर्ड पे लिखने के बाद भी आपने ग्रामरली से चेक करना है। मैम अगर एडवांस मिस्टेक के साथ रिपोर्ट भेजेंगे तो एक्सेप्टेबल होगी। उसका तरीका ये होता है, अगर आपके पास ग्रामरली प्रीमियम नहीं है ना तो आप ग्रामरली की रिपोर्ट ही ना भेजो। अच्छा मैं यूसुफ का जवाब दे दूं। MS वर्ड पे तो वो आपको स्पेलिंग की मिस्टेक बता रहे होते हैं ना, ग्रामरली आपको स्ट्रक्चरल मिस्टेक भी बताएगा, टेंस की मिस्टेक भी बताएगा। उसमें जो MS वर्ड है, MS वर्ड में इंग्लिश इंस्टॉल्ड है, वो इंग्लिश वाले लफ्जों को सही समझेगा। बाकी अगर आप इवन फिजा ताहिर भी नाम लिखते हो ना, इस पे भी एरर आ जाएगा कि स्पेलिंग गलत है। अब उसको क्या पता कि ये उर्दू का या अरबिक नेम है। तो आपने MS वर्ड की भी हर चीज नहीं मानी। MS वर्ड से क्यों डाउनलोड करनी है राबिया, कॉमन सेंस है भाई, दिमाग से काम लो, क्या कर रही हो। मैम आपने स्टार्ट में कहा था क्लाइंट से आपका रोड मैप क्लियर होना चाहिए, उसका क्या मतलब था। क्लाइंट से आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन ले लेनी है, क्लाइंट को पता, आपको पता होना चाहिए क्लाइंट का बिजनेस किस बारे में है, फिर ही आप उस पर काम लिख सकोगे। मलाइका, हाँ ये मलाइका थी छोटी बच्ची, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था। आपने क्लाइंट के बिजनेस को समझ लेना है कि बिजनेस उसका किस बारे में है, फिर ही आप उस पर कॉन्टेंट लिखोगे ना। मैम फिर ग्रामरली के लिए कौन सी, सादिया जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि ग्रामरली की रिपोर्ट भेजना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टिल अगर आपको शौक है रिपोर्ट भेजने का तो फिर उसकी PDF रिपोर्ट ना भेजें, इतना स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बताती हूँ, स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लिया जाता है, इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इतना, और क्लाइंट को ये भेज दें, ठीक है। उसकी PDF रिपोर्ट ना भेजें।
ये पीडीएफ इस ग्रामरली की रिपोर्ट को नहीं, उन्हें प्लेजरिज्म से गर्ज होती है। यूसुफ, आपको क्लियर होगी ये आपकी बात? मैम, वर्ड में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक इंडिकेट करता है लेकिन करेक्ट नहीं करता, वो आपको इंडिकेट कर देता है लेकिन सजेशन नहीं दे रहा होता। ग्रामरली जो है वो आपको डीपली चेक करके बताता है। उमर शहजाद, आप हैं क्लास में? उमर शहजाद पूछ रहे थे मैडम असाइनमेंट में ये करना है या वो करना है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी जितनी असाइनमेंट्स हैं वो आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं। आपके ना तो इसमें नंबर लगने हैं, ना आप इसकी बेस पे कोई रिजल्ट होगा, ना इसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलना है। सर्टिफिकेट वैसे ही आपको कोर्स कंप्लीशन के मिल जाने हैं, इसलिए परेशान ना हुआ करें। पता नहीं मेरी असाइनमेंट ठीक होगी या गलत होगी। आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए तो मैंने असाइनमेंट दी है कि मैंने क्लास में जो पढ़ाया है आप उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट लिख के ले आए। अब बच्चे पूछ रहे हैं मैडम ये लिखना है या वो लिखना है, फिर मैंने अगर उनसे उन्हें आगे से कहती हूँ कि आप खुद करें, यही तो चेक करना है कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमें बताया नहीं है। इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, आपका लेवल ही तो मैंने चेक करना है। जहां पे फिर मिस्टेक होगी वहां पे मैं आपको गाइड कर दूंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब पूछ रहे हैं मैडम ये ऐसे करना है या वैसे, मतलब वो टॉपिक पूछ रहे थे कि ये लिखना है उसके अंदर या वो लिखना है। फ्रीलांसिंग के जो डिफरेंट वेज हैं, फाइवर वगैरह लिखें या कौन सा लिखें। अब जो मर्जी लिख के ले आए, मैंने तो तरीका चेक करना है कि क्या आपको सर्च करनी है ये जो मैंने सिखाई थी। अगर मैं ही बता दूंगी कि नहीं ये लिख लें तो फिर वो तो चीटिंग हो जाएगी ना। आपने फिर असाइनमेंट किस चीज की बनाई, सो मकसद को समझा करें और उसके अकॉर्डिंग चला करें। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? वालेकुम अस्सलाम जी मुआज। हम्म 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 हम्म। कौन सा एआई टूल्स? मैं बताती हूँ कौन सा एआई टूल यूज किया। अच्छा, चलें ठीक है, जब तक आपका स्क्रीनशॉट आता है मैं बात क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे एआई टूल्स मार्केट में हैं लेकिन हम, जी जी, आपकी आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पे इमेज भेज दें मैं देख लेती हूँ। नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। आप स्क्रीनशॉट भेज दें मैं देख लेती हूँ। अच्छा, एआई टूल्स जो होते हैं ना बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन हम राइटर्स को या जो बिगिनर्स होते हैं उनको हम रेकमेंड नहीं करते टूल्स। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने टूल्स का नाम भी नहीं लेती। क्यों? क्योंकि टूल्स, हाँ जी अब नजर आ गई आपकी स्क्रीन। कौन सा टूल है ये प्लेजरिज्म चेकर का ही टूल है, वो ही उसको रिफ्रेश कर रहा होगा। हाँ, उसको रिफ्रेश करने की, हाँ मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ। होता है ऐसे ही होता है, वहां पे रिफ्रेशिंग के ऑप्शन आ रहे होते हैं क्योंकि हमारी कंटेंट राइटिंग की क्लास है, हम राइटिंग सिखा रहे हैं, तो टूल्स का तो काम यहाँ पे बनता ही नहीं है। हम अपनी आसानी के लिए टूल्स यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को, राइटर्स को कभी भी रिकमेंड नहीं करती। आपका चूंकि फील्ड कुछ और है तो आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, बट जो एआई टूल्स होते हैं उसको यूज करके भी आपने कंटेंट को देखना है कि उसका स्ट्रक्चर ठीक है, क्या वो जो लिख रहा है उसमें कोई, हाँ ये चीजें चेक करके फिर उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी आपने चेक एंड बैलेंस में लेके आनी है। अगेन, स्टूडेंट्स जो ये जो बिगनर्स हैं उनके सामने मैं ये एआई टूल्स के नाम क्यों नहीं लेती। हो सकता है मैं भी यूज करती हूँ, क्यों? क्योंकि अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैं उसको यूज भी कर लूँ तो मुझे पता होगा क्या गलत हो रहा है क्या सही, या मैं कर लूंगी। अगर मैं बिगनर्स को अभी से बता देती हूँ कि टूल्स से कर लें तो फिर बच्चों को राइटिंग पढ़ाने का फायदा ही नहीं, वो सारा कुछ टूल्स से कर लें। सो इसलिए मैं बच्चों को टूल्स का नहीं बताती। आपको अगर अपनी, हम्म
हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, जाहिर बात है वो एआई टूल्स जो ह्यूमन बेस्ड राइटिंग के बराबर तो नहीं हो सकते। जी जी। आप अगर आपको टूल्स की ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है या आपके फील्ड से रेलिवेंट कुछ है तो मैं आपको पर्सनली भी इस चीज़ पे गाइड कर सकती हूँ, बट मैं स्टूडेंट्स के सामने ये डिस्कस नहीं करना चाहती। वो फिर एक तो डबल माइंडेड हो जाते हैं, दूसरा फिर वो डी ट्रैक हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट बैच में बच्चों ने, वो मैंने एक दिन स्क्रीन शेयर की हुई थी, उन्होंने देख लिया मैडम ये हम भी यूज़ करेंगे। और भाई मैंने महीना लगा के आप लोगों को राइटिंग सिखाई है, अब आपने टूल्स पे काम करना है। सो टूल्स पे भी फिर एट द एंड वो काम कर सकते हैं। टूल्स आपकी जब बैच कंप्लीट होगा तो मैं आपको टूल्स बता दूंगी कुछ, लेकिन टूल्स पे वही काम कर सकते हैं, बाकी बच्चों को भी कह रही हूँ टूल्स पे वो काम कर सकते हैं जिसको वैसे राइटिंग अच्छे तरीके से आ गई है, मैनुअल राइटिंग अच्छे तरीके से आ गई है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू असाइनमेंट। उमर, मैंने आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिया। व्हाट इज मीन्ड बाय गिग इकोनॉमी, वो मैं अपने क्लाइंट के लिए लिख रही थी। वो उनकी सर्विसेज के बारे में होती है कि नेशनल लेवल पे डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं फ्रीलांसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इवन प्लम्बर्स हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन हैं या कोई भी। तो उनकी बेस पे हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क आ रहा होता है, उस पे कंटेंट था वो। फरहाना, मैम एमएस वर्ड बेहतर है या गूगल डॉक्स? दोनों बेहतर है, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए गूगल डॉक्स पे काम करती हूँ, क्योंकि हमने जो अपने क्रोम में एक्सटेंशन ग्रामरली की इंस्टॉल की होती है ना, गूगल डॉक्स में वो बेहतर काम करी होती है। जहाँ पे मर्जी कर लें, लेकिन मैं गूगल डॉक्स पे काम करती हूँ और क्लाइंट्स के साथ आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो। मैम, अगर कोई सेंटेंस माइंड में हो बट राइट स्ट्रक्चर समझ ना आ रहा हो तो हम बेस्ट ऑप्शन क्या यूज़ कर सकते हैं? वो जिस तरह का भी आपको आता है ना, जैसी टूटी फूटी इंग्लिश आती है उसको लिख लें, लिख के उसका प्लेजरिज्म चेक कर लें, उसकी ग्रामर चेक कर लें, वो सारा कुछ आपको ठीक कर देगा। अगेन अगेन राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो सजेशन यही दी जाती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी राइटिंग बेहतरीन होती जाएगी। शुरू शुरू में गलत होगी, जैसे वो शुरू में होता है मेहंदी सीखनी है तो वो शीशे पे कहते हैं डिज़ाइन बनाएं, गलत हो जाए तो उसको मिटा दें, फिर उस दोबारा करें। इवन तो मैंने भी बड़ी प्रैक्टिस की है लेकिन फिर भी मैं नहीं सीख पाई, लेकिन ये जो राइटिंग है ये सीख ली है बार बार करके। चलते फिरते शुरू में पता मैं क्या करती थी, चलते फिरते अपने जहन में आइडियाज़ लेके आने, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। चलते फिरते इंग्लिश में सोचें आप, जो भी चीज़ आपके जहन में आ रही है, इस तरह आपकी जो इंग्लिश राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगी। इसमें कोई अलादीन का चिराग या कोई जादू नहीं होता, ये प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता खुद इम्प्रूव हो जाती है। देखिएगा आप, ये कोर्स के एंड तक आप सारा कुछ लिख लेंगे। आपको मैं कोई भी टॉपिक दूंगी आप उस पर लिख लोगे। मैम, ग्रामरली सेंटेंस भी करेक्ट कर देता है अगर मिस्टेक हो तो। हसीब खान, अगर आपने क्लास, ये कौन है आप जिस अपने भाई के उससे ले रही हैं, अगर आपने क्लास लेट ना ज्वाइन की होती तो आपको पता चल जाता। मैंने पूरी क्लास में ये चीज़ें बता दी हैं, हम शुरू से यही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आज आज मैंने असाइनमेंट देनी है ना, तो कल कल असाइनमेंट आपकी चेक हो जाएगी। ये बच्चों जो आपने कल असाइनमेंट लिखी है फ्रीलांसिंग वाली, इसका कल प्लेजरिज्म भी और ग्रामर भी चेक कर लें और मुझे एक इकट्ठी दोबारा से ईमेल भेज दें। आपके ईमेल्स चेक कर करके मैं आपको साथ साथ फीडबैक इंशाल्लाह देती जाऊंगी सुबह। नहीं नहीं, स्पिन बोर्ड जो है वो इतना खतरनाक टूल है, इतना स्ट्रक्चर वो खराब करता है, उसको कभी भी ना यूज करें आप, तौबा करें। एग्जैक्टली टूल्स पे नहीं हमने बात करनी, टूल्स नहीं सीखने, राइटिंग एक स्किल है। हाउ टू शो टूडेज गोल ऑन, हाँ फरासत, मुझे याद आ गया, वही मैं बताने लगी थी। ओके बच्चों, एक एक्सटेंशन है ये वाली क्रोम एक्सटेंशन, बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं इस चीज़ के बारे में भी कि हमें ये बता दें। ये वैसे एज अ गिफ्ट मैं बच्चों को बताती होती हूँ, कुछ को पता भी, मुआज को शायद पता हो। ये एक्सटेंशन है, इसमें क्या है, बड़ी वो सेलिब्रिटी फीलिंग्स आती हैं कि गूगल हमें गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और सारा कुछ बोल रहा होता है। फिर एंड पे एक बड़ी अच्छी मोटिवेशनल कोटेशन भी आ रही होती है। साइड पे एक टू डू लिस्ट होती है, आप उस पर अपनी टू डू लिस्ट ऐड कर सकते हो। मैंने जो काम करने हो ना मैं साइड पे ऐड कर लेती हूँ, फिर जो काम कर लिया है उसको ऐसे क्रॉस कर देना। आज आपका मेन फोकस किस बारे में है वो आप यहाँ पे लिख लें, फिर वो हो जाए तो उसको अनटिक कर दें। ये जो एक्सटेंशन है ये आप लोग अपने क्रोम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रोज इधर नई कोटेशन आ रही होती है। इस एक्सटेंशन का नाम है मोमेंटम, गूगल क्रोम मोमेंटम एक्सटेंशन।